शुरू हो चुका है। 75 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव की पहली रस्म पाट यात्रा जिसे कहा जाता है, ये आज शुरू हुई और विधिवत इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये जो आस्था से जुड़ी विशेष पूजा देख रहे हैं आप, यह करीब 600 साल से चली आ रही परंपरा का खास हिस्सा है जिसे पाट यात्रा कहते हैं। मान्यता है कि इस पूजा के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े मेले की शुरुआत हो जाती है, जिसे लोग बस्तर दशहरा के नाम से जानते हैं। पहली रस्म पाट यात्रा में रथ निर्माण की पहली लकड़ी की पारंपरिक तरीके से पूजा की जाती है। पाट यात्रा से बस्तर दशहरा का प्रारंभ हुआ है। पाट यात्रा में बिलोरी गांव से लकड़ी लाकर हथियार बनाने प्रारंभ किया जाता है, फिर इससे रथ निर्माण प्रारंभ होता है। ये कुल 75 दिनों तक चलने वाला पर्व है जो पाट यात्रा से प्रारंभ होता है और 75 दिनों तक चलता है, जिसमें 14 विधान होते हैं। अगला विधान 31 तारीख को है। इस दौरान पर एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। वर्तमान कोरोना के परिदृश्य में सोशल डिस्टेंसिंग और इस संबंध में पालन करते हुए दशहरा मनाया जाना है, इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद ही बाकी। इस साल कोरोना काल में भी वर्षों से चली आ रही परंपराओं के साथ ही जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर के सामने रथ निर्माण के लिए लाई गई पहली लकड़ी की पूजा की गई। इस लकड़ी को बस्तर के ग्रामीण बिलोरी गांव से लेकर आते हैं। इस लकड़ी को बस्तर की जुबान में ठुरलू खोटला कहा जाता है। ठुरलू खोटला को आम जुबान में साल की लकड़ी कहा जाता है। इस लकड़ी की पारंपरिक तरीके से बस्तर दशहरा समिति से जुड़े सदस्यों ने पूजा की। कि हम लोग का ऐतिहासिक दशहरा आज पाट यात्रा के साथ संपन्न हुआ है और इसके साथ ही हम लोग ऐतिहासिक दशहरा की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। आज उसी का छोटा सा पूजा कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे मांझी, चालकी, मेम्बरीन, हमारे जनप्रतिनिधि और सभी पुजारी, सभी मीडिया के साथ ही बस्तर के सभी बुद्धिजीवी, गणमान्य नागरिक, सभी लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। निश्चित रूप से आने वाला समय में बस्तर दशहरा दो पिछले वर्ष की बात ही ऐतिहासिक और सफल पूर्वक निर्विघ्न रूप से बनाए, इसको लेकर शासन प्रशासन गंभीर है, सभी जनप्रतिनिधि गंभीर है और इसके ऐतिहासिक रूप से इस समय भी, इस विषम परिस्थिति में भी हम संपन्न कराने का कोशिश जरूर करेंगे। देश भर में कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए बस्तर दशहरा को लेकर भी शंका आशंका गहरा रही है कि क्या पहले जैसे ही दिव्यता और भव्यता कायम रहेगी। तस्वीरें देखिए, साल 2019 की है, जब देश ही नहीं दुनिया के सैलानी भी बस्तर दशहरा के गवाह बनने जगदलपुर पहुंचे थे। आदिवासी परंपराओं, लोक नृत्य, आस्था का सैलाब और आस्था से जुड़े अनेकों रंग, क्या कुछ नहीं दिखता बस्तर दशहरे में। पाट यात्रा से बस्तर दशहरे की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इसके बाद 75 दिनों तक करीब 20 से ज्यादा रस्में होती हैं, जिसमें से एक खास रस्म है डेरी गड़ाई। इसमें लकड़ी के 2 शुभ स्तंभ पर्व के नाम से स्थापित किए जाते हैं। दशहरा रथ बनाने के लिए हर साल माचकोट, दरभा और जगदलपुर रेंज से करीब 50 घन मीटर साल काष्ठ लाई जाती है। इससे करीब 20 फीट ऊंचे रथ का निर्माण किया जाता है। इसे बनाने में लगभग 15 दिनों का वक्त लगता है। झार उमरगांव और बेड़ा उमरगांव के लगभग 150 कारीगर इस काम को अंजाम देते हैं। देखिए, बस्तर दशहरा आमतौर पर 75 दिन तक मनाया जाता है, लेकिन इस बार एक पुरुषोत्तम मास क्वार महीना पड़ रहा है, इस कारण बस्तर दशहरा इस बार 104 दिन का हो गया है। ये बस्तर दशहरा की आज जो हम देख रहे हैं, वो बस्तर दशहरा की पहली रस्म है। इसको बोलते हैं पाट यात्रा। इसमें साल की एक लकड़ी की पूजा होती है और ये लकड़ी इसलिए लाया जाता है कि बस्तर दशहरा को बनाने के लिए जिन औजारों में बेंट की आवश्यकता होती है, उसमें बेंट का काम इस लकड़ी का उपयोग किया जाता है। बस्तर दशहरा के इस खास रथ को लेकर भी बहुत सारे किस्से हैं। बस्तर दशहरा के लिए बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव को 16 पहियों वाला रथ भेंट किया गया था पुरी में। क्योंकि बस्तर की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि 16 रथ वाला विशाल रथ, पहियों वाला विशाल रथ हम यहाँ चले संचालित कर सके, इसलिए इसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला 4 पहियों का रथ
यहाँ भगवान जगन्नाथ को समर्पित गोंचा को दिया गया। 4 पहियों वाला रथ यहाँ जो 6 दिनों तक जो माँ दंतेश्वरी के मंदिर के सामने और मावली मंदिर का जो परिक्रमा करता है उस फूल रथ को दिया गया। और 8 पहियों वाला रथ जो बस्तर दशहरा और उसके ठीक दूसरे दिन, जिसको हम लोग बाहर रहनी और भीतर रहनी कहते हैं, उस दिन चलता है, वो 8 पहियों वाला रथ है। तो आस्था में डुबकी लगाने और बस्तर की 600 साल पुरानी परंपराओं के गवाह बनने के लिए आप भी तैयार हो जाइए। अभी तो शुरुआत हुई है, धीरे धीरे आस्था का रंग चढ़ेगा तो ये मेला आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो आस्था की रस्में 75 दिनों तक चलेंगी। आपको हर रंग से रूबरू करवाएंगे। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर। और ऐसे में हम आपको लेकर चलेंगे धार के विंध्याचल पहाड़ियों के बीच बने पांडवकालीन गंगा महादेव मंदिर की यात्रा पर। कहा जाता है कि यहीं बने एक गुफा में पांडव रुके थे और इसी दौरान यहां शिवलिंग की स्थापना की गई थी। धार जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर विंध्याचल की पहाड़ियों में बना गंगा महादेव पांडवकालीन उत्तर पश्चिम मुखी शिव मंदिर है। प्राचीन मान्यता के अनुसार यहाँ की गुफा में पांडवों ने विश्राम किया था और यहाँ शिवलिंग की स्थापना भी पांडवों ने ही की थी। गंगा महादेव वही दार्शनिक स्थल है जहाँ से शिवरात्रि पर आदिवासी पर्व भगोरिये की शुरुआत होती है, इसलिए आदिवासियों के लिए इस स्थान का विशेष महत्व है। श्रावण माह में लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, महादेव से आशीर्वाद लेते हैं। बहुत अद्भुत दृश्य है, बहुत आनंद आता है। भोलेनाथ के दृश्य होते हैं और अच्छा लगता है, आनंद भी आता है। हरियाली है, पानी के झरने हैं, ऐसा। अच्छा, दर्शन आपने किए, आपने आपकी क्या मनोकामना थी जो यहाँ पर आपने? मनोकामना तो साहब ऐसा है, बताई नहीं जाती है। मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो दोबारा आते हैं। दोबारा आना चाहेंगे आप? बिल्कुल। बरसात के मौसम में गंगा महादेव का नजारा देखने लायक होता है। विंध्याचल की पहाड़ी बरसात के मौसम में और भी सुहानी हो जाती है। पहाड़ी से एक प्राकृतिक झरना भी गिरता है जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। श्रद्धालु झरने में स्नान करके महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ हर वर्ष बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री भी आते हैं, क्योंकि पहाड़ों से बहता झरना गंगा महादेव की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। यही कारण है कि अब जिला प्रशासन इस स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रहा है। उसका वाटरफॉल और वहाँ की जो प्राकृतिक ब्यूटी थी, उसको देखकर मुझे लगा कि धार जिले में इससे अच्छा कोई पर्यटन स्थल नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने मनरेगा योजना के तहत उसमें फिर काम करने की ज़रूरत महसूस करी। पूरी पहाड़ी पर हम लोगों ने लगभग 700 पौधे हम लोग लगा चुके हैं पिछले साल। उसको जीवित रखने के लिए हम लोगों ने रेन गन का इस्तेमाल किया। नीचे पानी हमेशा बना रहे वाटर फॉल में, उसके लिए हमने एक स्टॉप डैम बनाया। सारी मिट्टी आसपास के पहाड़ों से और नदियों से कट करके आती थी, वो ना आए उसके लिए हम लोगों ने सॉइल कंजर्वेशन का वर्क किया। जगह जगह उसमें हम लोगों ने बोल्डर वॉल, टो वॉल बनाई और अंदर जो कुंड था, उस कुंड में बहुत बरसों से गाद भरी हुई थी, वो हमने उसको डिसिल्ट किया और फिर उसको गहरा बना दिया है। चारों तरफ से जो पहाड़ियों पर से जो मिट्टी का कटाव होता था वो हमने रुकवा दिया है और ये व्यवस्था की कि वहाँ साल भर पानी भरे रहे। धार के विंध्याचल पहाड़ियों के बीच बना पांडवकालीन गंगा महादेव मंदिर आदिवासियों के लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। शिव के साधक भी यहाँ सावन में दूर दराज से पहुँचते हैं। हालांकि कोरोना के चलते इस बार श्रद्धालु ज्यादा नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कोरोना से पहले धार सहित आसपास के जिलों के लोग भी बड़ी संख्या में यहां पहुंचते रहे हैं। इसलिए अब बहुत जल्द धार का गंगा महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के पर्यटन के नक्शे पर दिखाई देगा। नवीन मेहर, न्यूज़ 18, धार। प्राचीन शिव मंदिरों के बारे में आपने कई किंवदंतियां सुनी होंगी, लेकिन रतलाम के बिलपांक गांव में एक शिव मंदिर ऐसा भी है जिसे भूल भुलैया वाला शिव मंदिर कहा जाता है। जी हां, इसका नाम है विरूपाक्ष महादेव मंदिर। देखिए जरा। ये नजारा है रतलाम के बिलपांक गांव की।
बाबा भोलेनाथ के भूल भुलैया वाले शिवधाम का। इस मंदिर की खासियत है यहाँ मौजूद पत्थर के स्तंभ, जिनकी एक बार में गिनती करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस मंदिर के चारों कोनों पर 4 मंडप बनाए गए हैं, जिनमें भगवान गणेश, मां पार्वती और भगवान सूर्य की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। जानकार बताते हैं कि इस प्राचीन विरूपाक्ष महादेव मंदिर के अंदर 34 खंभों का एक मंडप है। सभी चारों कोनों पर खंभों की गिनती 14 बनती है, जबकि 8 खंभे अंदर गर्भगृह में हैं। ऐसे में एक बार इन खंभों की सही गिनती करना मुश्किल है, जिसके चलते लोग इस मंदिर को भूल भुलैया वाला शिव मंदिर कहते हैं। यहाँ पर 64 स्तंभ का ये मंदिर बना हुआ है। तो इन मंदिरों के 64 स्तंभ में नंदीकेश्वर के पृष्ठ भाग में और नंदीकेश्वर के आगे भाग में ये खंभे बने हुए हैं और 8 स्तंभ इसके गर्भगृह में हैं। तो 28 एक तरफ है, 28 स्तंभ एक तरफ है और 8 स्तंभ गर्भगृह में है। किंतु इसके दरवाजे के तोरण द्वार के ऊपर ऐसी भूल भुलैया बनाई गई है कि जिससे लोग गणना करने पर पुनर्गणना इस मंदिर के स्तंभों की आती है। सर ये खंबे इसके तो यूँ वैसे गिनना में तो 64 है, लेकिन ये भूल भुलैया है। जब एक बार विधिवत अपन गिनते हैं तो वो उसका योग पूरा नहीं आता है। कई बार 60 आ जाता है या उससे भी अधिक आ जाता है। इसके अलावा भी इस मंदिर से कई किस्से कहानियां जुड़े हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर आयोजित हवन के बाद बंटने वाले खीर के प्रसाद से माओ की सूनी गोद भी भरती है, जिसके लिए दूर दूर से बड़ी संख्या में महिलाएं विरूपाक्ष महादेव के दर्शन के लिए आती हैं और गोद भरने पर यहां बच्चों को मिठाइयों से भी तौला जाता है। बीते 76 सालों से हर साल यहां महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे वर्ष में एक बार खीर का प्रसाद वितरण किया जाता है। जिन दंपतियों के बच्चे नहीं होते हैं, भगवान की कृपा से यहाँ पे बच्चे हो जाते हैं, तो वो लोग यहाँ पे कोई गुड़ से तोलते हैं बच्चों को, कोई मिठाई से तोलते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है ऐसा काम होता है। यहाँ की विशेषता है 76 वर्ष से अखंडित यज्ञ हो रहा, महायज्ञ, जो आज तक कभी खंडित नहीं हुआ है किसी प्राकृतिक बाधा से। या खंबे यहाँ के कुछ अलग टाइप के हैं, इनकी बनावट भी अलग है, थोड़ी डिजाइन वगैरह भी है इनमें, और गिनती में कभी भी बराबर गिनती में नहीं आते हैं। जितनी बार गिनोगे उतनी बार कम ज़्यादा आएंगे। कभी 52 आ जाते हैं, कभी 64 आ जाते हैं। और आसपास से बहुत लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए, और मान्यता भी पूरी होती है इस मंदिर में दर्शन के बाद भोलेनाथ के। इस मंदिर की स्थापना मध्य युग से पहले परमार राजाओं ने की और भगवान भोलेनाथ के 11 रुद्र अवतारों में से 5वें रुद्र अवतार के नाम पर इस मंदिर का नाम विरूपाक्ष महादेव मंदिर रखा गया। ये मध्य प्राचीन काल का बना हुआ है और इसकी 1198 ईस्वी सन में सिद्धराज जयसिंह गुजरात के राजा ने इसका जो मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था उसको बचाने के लिए फिर उन्होंने इसमें थोड़ा निर्माण कराया, संशोधन कराया, और मंदिर के शिखर के ऊपर मुस्लिम धर्मावलंबी जिस चीज़ को देख करके तोड़ने का प्रयत्न न करें, वो मीनारें सारे मंदिरों के ऊपर उन्होंने बनवाई। विरूपाक्ष महादेव के चमत्कार और आशीर्वाद की ही महिमा है कि हर साल यहाँ भक्तों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यही वजह है भोलेनाथ का भूल भुलैया वाला ये धाम भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, और ये आकर्षण दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। सुधीर जैन, न्यूज़ 18, रतलाम। कोरोना का असर अब खुशबूदार फूलों तक जा पहुंचा है।
सावन के महीने में जिन फूलों की कीमत बड़ी मंडियों में 60 से 70 रुपए किलो और दुकानों में 150 से 200 रुपए किलो हुआ करती थी, वो 5 से 10 रुपए किलो बिक रहे हैं। नतीजा ये कि फूलों की खेती करने वाले किसान खासे परेशान हैं। कोरोना काल से पहले जब इन खेतों में गुलाब के फूल खिलते थे तो किसानों के चेहरे भी खुशी में खिल उठते थे, और अगर सीजन चल रहा हो तो फिर क्या कहने। फूलों की मुंहमांगी कीमतें मिलती थी, लेकिन नामुराद कोरोना ने फूलों को भी नहीं बख्शा। सावन का महीना चल रहा है, लेकिन मंदिर में श्रद्धालु नहीं जा रहे हैं, इसलिए फूल खेतों में ही खराब हो रहे हैं। खरीदार नहीं है, इसलिए बाजार में पैदावार के बराबर भी कीमत नहीं मिल रही है। काफ़ी नुकसान हो रहा है सर। इस बार तो लॉकडाउन की वजह से माल ही नहीं बिक पा रहा है। 5 रुपए किलो अभी मिल रहा है, 5 रुपए 4 रुपए किलो। वो उसके बाद भी वहाँ पे पर्याप्त तो बिक नहीं पा रहा है, क्योंकि जनरली यहाँ से बॉम्बे जाता है और दूसरी जगह कई बड़ी बड़ी सिटियों में गुलाब जाती है। सावन के महीने में करीब 40-50 रुपये 60 रुपये किलो तक भी मिलता है, पर अभी स्थिति ऐसी है कि 5 रुपये किलो मुश्किल से मिल रहा है, 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो। उसके बाद भी आधा ही माल बिकता है और आधा अपने को फेंकना पड़ता है। मतलब हमारे गांव में करीब 250 से 300 घर है, उसमें से 120 से 30 घरों में फूल की खेती होती है। कहीं गुलाब लगता है, कहीं गेंदा है, गुलदावरी, चमेली, ये सारे फूल। आज पोजीशन ये है कि कहीं भी कोई भी फूल बिक नहीं रहा है, सब फेंकना पड़ रहा है। रतलाम जिले में 200 से ज्यादा किसान फूलों की खेती करते हैं। कोरोना से पहले तक इनके फूल आसपास के शहरों के अलावा मुंबई तक जाया करते थे, लेकिन कोरोना ने ऐसा ब्रेक लगाया है कि किसान मंडी में लेकर भी जाएं तो उतनी कीमत नहीं मिलती है जितना इन फूलों को उगाने और इन्हें बाजार तक ले जाने का खर्च आता है। सर 5 रुपये किलो बिक रही है अभी तो, और यहाँ से मंडी ले जाने में इसका खर्चा करीब 11 रुपये 12 रुपये किलो बैठता है। हर बार सावन में करीब 30 से 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो बिकती है, और इस बार सावन में लॉकडाउन की वजह से मात्र 5 रुपये किलो बिक रही है। मतलब यहाँ से जो तुड़ई वो भी अपने को नहीं मिल रही है, खर्चा मतलब मिल ही नहीं रहा कुल मिला के। फेंकने पड़ रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? फिर भी जा रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत खर्चा आ रहा है। नहीं, अभी ले जा रहे हैं मंडी, 5 रुपये किलो बिक रही है। आज भी 5 रुपये किलो बिकी। मंडी तो ले जा रहे हैं, थोड़ा बहुत तो नुकसान ही हो रहा है ना। मतलब यहाँ से अब ये इसको करे क्या, खेती करने लायक नहीं रहा। हाँ, एक दिन फेंकते हैं, एक दिन जैसे सोमवार, अभी कल सोमवार था, परसों उसके उस हिसाब से ले गए थे। बाकी अब ये पूरा सामान भाव रहता ही है। कोरोना ने इंसानी जिंदगी के हर हिस्से को अपना शिकार। शिक्षा मंत्री माननीय श्री प्रेम साई सिंह महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि वो उद्बोधित करें हमारे कार्यक्रम में। हमारे बस्तर प्रभारी हैं, नहीं है तो फिर अकबर साहब को तब तक कनेक्ट कर लीजिए, अकबर साहब को तब तक। मैं माननीय वन मंत्री महोदय श्री मोहम्मद अकबर जी से निवेदन करूंगा कि वो हमें उद्बोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय शिवदेव साहब, महारानी अस्पताल बस्तर में आज उसका लोकार्पण हुआ है, और जिस प्रकार से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जानकारी दी, सारी सुविधाएं वहां नज़र आ रही हैं, और थोड़ी बहुत जो कमी है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी पूरा करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। मैं बस्तर वासियों को इस बारे में बधाई देता हूं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए समस्त सम्मानित जनों को भी इस अवसर पर बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि इसका लाभ बस्तर वासियों को बहुत लंबे समय तक मिलता रहेगा। धन्यवाद। जुड़ा क्या? हाँ, मैं अब निवेदन करना चाहूँगा हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो हमें आशीर्वचन दे इस कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी महाराज सरगुजा और पंचायत और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री आदरणीय भाई मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय भाई कवासी लखमा जी, आदरणीय डॉक्टर प्रेम साई टेकाम जी, प्रभारी मंत्री बस्तर, भाई दीपक बैज जी सांसद, भाई लखेश्वर बघेल जी,
भाई राजमन बेंजाम जी, हमारे जगदलपुर नगर के विधायक और संसदीय सचिव भाई रेख चंद जैन जी, महापौर सफीरा साहू जी, भाई मिथिलेश स्वर्णकार जी, सभी उपस्थित साथियों, नगर निगम के सभी पार्षदगण, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनोज पिंगुआ जी, राकेश चतुर्वेदी जी, सिद्धार्थ परदेसी जी, संजय शुक्ला जी और तारन सिन्हा जी, सभी उपस्थित हमारे जिला प्रशासन के सब अधिकारीगण, सभी महारानी अस्पताल के सभी डॉक्टर और स्टाफ, साथ ही नवोदय के सभी साथीगण, उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज बस्तर में बहुत सारे कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी बस्तर वासियों का मैं स्वागत करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। खासकर महारानी अस्पताल के बारे में जिस प्रकार से टी.एस. सिंहदेव जी ने जो बातें कही, थोड़ी सी इतिहास के बारे में उन्होंने बात रखी और महारानी अस्पताल से बस्तर के लोगों का कैसे भावनात्मक लगाव है, ये हम सब जानते हैं। और जब इसे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करने की बात हुई तो उस समय जनभावनाएं उसकी विपरीत हुई। इसके बारे में लखमा जी ने अपने भाषण में स्पष्ट रूप से बात रखी है। जब भी हम लोग बस्तर गए, सरकार बनने के पहले भी और सरकार बनने के बाद, तब तो हम लोग जब सरकार नहीं बनी थी तो मांग कर रहे थे, सरकार बनी तो बनाने की जिम्मेदारी थी। और उस समय तत्कालीन जो कलेक्टर है अयाज तंबोली, उससे मैंने निर्देशित किया था इसे अतिशीघ्र इसको बनाना है और पूरा प्रशासन इसमें भिड़ा और समय सीमा के भीतर ही उसमें प्रथम चरण के निर्माण उन्होंने किया, द्वितीय चरण के निर्माण भी हुए। अभी तत्कालीन जो कलेक्टर है वो भी बहुत मेहनत के साथ लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं और प्रगति भी हो रही है। मैं जब प्रथम चरण के उद्घाटन के अवसर में जब गया था और एक एक कमरा का निरीक्षण किया था और जो सुविधाएं दी गई थी, तो किसी भी जिला अस्पताल से के तुलना हिंदुस्तान के किसी जिला अस्पताल से किया जा सकता, उससे बेहतर ही है। बहुत बढ़िया बना है, निर्माण भी बहुत बढ़िया हुआ है और सुविधाएं भी बहुत अच्छी है। और अभी लगातार उसके सुविधा देने के लिए काम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग लगातार उसके देख रेख में निर्माण हो रहा है। जिला प्रशासन लगा हुआ है, जहाँ ओपीडी है, सोनोग्राफी की सुविधा है, प्रसव के दौरान देखभाल की सुविधा युक्त वार्ड है, प्रसूति कक्ष है, आधुनिक और बेहतर उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर है, शिशु रोग विभाग, नवजात बच्चों के विशेष ख्याल रखने के लिए केयर यूनिट, आईसीयू, टीकाकरण आदि उच्च कोटि की सुविधाएं उपलब्ध होगी। जब ये सारी सुविधाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे याद आता है जब नगर नार में तत्कालीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी आए थे, तब उन्होंने कहा था कि अभी यहाँ के लोगों के इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है, अब बस्तर में हमारी सरकार बनेगी तो बस्तर में इलाज कराने बाहर से लोग आएंगे। ये बात उन्होंने कही थी और इसे हमको लक्ष्य रखकर आगे बढ़ना है। डॉक्टरों के और स्टाफ की किसी प्रकार की कमी न हो, इस बात का विशेष ध्यान जिला प्रशासन रखे। डीएमएफ फंड से और दूसरे फंड से उसकी पूर्ति बराबर होती रहे। और इस अवसर पर जिला प्रशासन ने बहुत सारे लोकार्पण के कार्यक्रम भी किए, भूमि पूजन भी कार्य किया और कुल मिला के 244 करोड़ के भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्य हुआ, जिसमें विभिन्न अस्पतालों का
निर्माण, सड़कों का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, तो बहुत सारे निर्माण कार्यों के भूमि पूजन किया गया, लोकार्पण किया गया। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा युवा उदय और नदी किनारे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। और जो मैंने बात कही है, पेड़ लगाना तो आसान है, लेकिन उसकी रक्षा करना कठिन है। और उस लक्ष्य को लेकर युवा उदय के साथियों ने उसको अपना लक्ष्य माना है और उस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं सभी वह साथियों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि वृक्षारोपण में एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो वहाँ के आबो हवा है और जहाँ उस क्षेत्र में जो फलदार वृक्ष वहाँ है, उसी प्रकार के वृक्षारोपण वहाँ होना चाहिए, ताकि वहाँ के निवासियों को, ग्रामीण जनों को उस फलदार वृक्ष का लाभ भविष्य में मिल सके। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। बस्तर के इंद्रावती जीवन रेखा है और उसके किनारे वृक्षारोपण होने से निश्चित रूप से उसके खूबसूरती में चार चांद लगेगा। साथ ही काजू प्रसंस्करण केंद्र का भी वहाँ के बहनों से का वीडियो हमने देखा कि वहाँ जो लघु उपज है उसका वैल्यू एडिशन करने के लिए वन विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है। खासकर संजय शुक्ला जी के देखरेख में ये काम हुआ है, जिसमें बकावन के जो काजू प्रसंस्करण केंद्र फिर से संचालित करने से जहां संग्रहणकर्ताओं को ज़्यादा लाभ मिला, अन्यथा ये काजू उड़ीसा के व्यापारी और कोचिया के हाथों में चला जाता था, औने पौने में बेचते थे। अब उसको जो समर्थन मूल्य है वो भी मिल रहा है। साथ ही प्रसंस्करण केंद्र खुलने से वहाँ 300 महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। और ये जब पैकेजिंग करने के बाद जब अधिकतम रेट में बिकेगा तो उसकी राशि जैसे तेंदुपत्ता का बोनस हम लोग देते हैं, उसी प्रकार से बोनस इसमें भी दिया जाएगा। तो इसका अर्थ यही है कि जहां लघु वनोपज के सही रेट मिल रहे हैं, संग्रहणकर्ता उससे उत्साहित होंगे। साथ ही उसमें जब लाभांश मिलेगा तो निश्चित रूप से वो जो काजू के पेड़ है उसकी सुरक्षा भी करेंगे और क्वालिटी में सुधार करने की कोशिश होंगे, उसकी सेवा करेंगे। तो यही काम हम लोगों को हर लघु वनोपज के साथ करना है, चाहे वो महुआ हो, चाहे इमली हो, चाहे और दूसरे 31 प्रकार के लघु वनोपज है, उसके भी उसी प्रकार के यूनिट हमको लगाना है। इस बात की खुशी है कि वहाँ काफ़ी के खेती करने का 20 एकड़ में इस साल किया गया है, उसके उत्पाद भी सामने आया है। और भी उस क्षेत्र में जो डिलमिली का क्षेत्र है, दरभा का क्षेत्र है और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो वो ज़मीन काफ़ी के लिए अनुकूल वातावरण है, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोपण होना चाहिए। और साथ ही उन किसानों को जोड़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ मिल सके। तो ये कोशिश वन विभाग के द्वारा किया गया है। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि मेरी जो भावना थी उसके अनुकूल वो काम कर रहे हैं, क्रियान्वयन कर रहे हैं। और वहाँ के जो आदिवासी भाई बहन रह रहे हैं, परंपरागत रूप से जो निवासी हैं, उसके अर्थव्यवस्था में सुधार करने की जो कोशिश की जा रही है उसके मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। यही मुख्य काम हमारे वन विभाग का है कि हम फलदार वृक्ष लगाएं और उन वृक्षों के माध्यम से हमारे जंगल में रहने वाले लोगों का उसको लाभार्जन मिलना चाहिए, उसके जीविकोपार्जन होना चाहिए, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण ही नहीं बल्कि उसके शिक्षा और स्वास्थ्य की भी व्यवस्था वो कर सके, आगे बढ़ सके। ये कोशिश हमारी होनी चाहिए। तो इस दिशा में जो काम किया गया है उसके लिए मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और ख़ासकर स्वास्थ्य विभाग को, वन विभाग को और दूसरे विभाग जो इस काम में लगे हैं, एक बात अंत में कहना चाहूँगा, जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उसकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान हमारे न केवल अधिकारी रखें बल्कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं
उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जब निर्माण कार्य चल रहे हों उस समय जरूर निरीक्षण करें ताकि क्वालिटी में कोई कमी ना हो, क्वालिटी में कोई समझौता भी नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः महारानी अस्पताल के उद्घाटन के अवसर पर मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं पूरे बस्तर वासियों को, सभी मंत्रिमंडल के हमारे साथियों को, सांसद को, विधायकों को और साथ ही हमारे महापौर और सभी MIC और पार्षदों को भी बधाई देता हूं, जिला प्रशासन को और महारानी अस्पताल के सभी चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी साथियों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। इस साल मलेरिया में बहुत बढ़िया काम हुआ है। मुझे याद है कि स्वास्थ्य विभाग के सचिव के साथ हम लोग जाके दंतेवाड़ा में मलेरिया मुक्त बस्तर का अभियान की शुरुआत हम लोगों ने की थी और प्रत्येक घर में जाके उनके न केवल खून की जांच किए थे बल्कि जिनके जांच हो गए हैं उसे अमिट स्याही लगाकर, उस समय चूंकि चुनाव था तो पैर में अमिट स्याही लगाकर उसकी जांच की गई, मेरा भी किया था और इस प्रकार से बस्तर के सभी लोगों के इस प्रकार से जांच की गई है। तो मलेरिया मुक्त बस्तर की दिशा में हमने काम किया, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। साथ ही कुपोषण की लड़ाई भी बस्तर में ही शुरू किए थे। अभी बारिश का सीजन है, पिछले साल एक भी उल्टी दस्त की कोई शिकायत नहीं मिली थी, लेकिन कोरोना के कारण से हमारे जो मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना को यूनिटी जो काम नहीं कर पा रही है, लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि इस साल भी एक भी उल्टी दस्त का केस नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके पहले उल्टी दस्त से ही सैकड़ों लोग काल कवलित हो जाते थे। तो इस बात का विशेष हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बरसात का सीजन है, मलेरिया के भी हम लोगों को ध्यान रखना है और उल्टी दस्त का भी ध्यान रखना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि इच्छा तो बहुत थी कि हम जगदलपुर में जाके महारानी अस्पताल का खुद लोकार्पण में उपस्थित होते, लेकिन अभी जो परिस्थिति है उसके कारण से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम सब जुड़े। हम सब की शुभकामना पूरे TS सिंहदेव जी के, अकबर जी के, लखमा जी के, सबकी शुभकामनाएं बस्तर के लोगों के साथ है और जो निर्माण कार्य में जुड़े हैं, संचालन में जो जुड़े हैं, उन लोगों को भी मैं बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर।